गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए अभी मंच पे विवेक जी ने पूछा कि क्या लाइन होनी चाहिए, तो मुझे दिमाग में विवेक की लाइन जो आई, शायद आप टैगलाइन की तरह प्रयोग करना चाहें, गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जुड़िए अपनी जड़ से, क्योंकि ये केवल और केवल अपनी जड़ों को खोजने और जड़ों तक वापस जाने का एक प्रयास है, और जिसको खोजते खोजते आज इतना अच्छा अभिभाषण, His Excellency, it was an amazing experience, and I couldn't help but think about all the time I spent in South Africa. I have covered 3 elections over there, apart from other countries, but South Africa was a very unique place to be in. Largely because it was probably a case study for me in terms of getting a parallel of the Indian independence struggle, the South African independence struggle, Indian National Congress, ANC, and the way the democratization happened, and the way after independence the democracy have grown. So in 2005, around 2005, I had written a paper actually. It was on anti-incumbency sentiment and indexes, and I had done a study actually trying to map how Indian opposition and Indian democracy had grown in the first 3 decades. You know, first election happened in 50, 51, 52, and then the first anti-incumbent verdict outside the INC came around 67 in that way. And through that electoral January, I had tried to understand there are so many common things, the way we look at the South African National Congress and like that. So what could be the shape, the way it is happening? And I told my friends in South Africa that, you know, you guys should be eternally thankful to Madiba, not just for freedom. Forget about freedom. I mean, freedom was something that you were destined to get. As Maharishi Aurobindo said for India, the freedom is something which you are destined to get. That's no big deal. What after that is what he started thinking about. And I said that, you know, the biggest contribution to South Africa that Mr. Nelson Mandela did was to ensure that his family doesn't get into politics and cash on his legacy. That's the biggest contribution. And मुझे याद है जब मंडेला जी भारत आए थे पहली बार, तो काशी आए थे, हम छात्र हुआ करते थे और हम लोग हाथ हिलाते हुए, यहाँ पे पूरे सड़क के दोनों तरफ स्कूल के बच्चे खड़े थे, वो उस गाड़ी के उसके अंदर से उनके हाथ हिलाने का वो 1.5 सेकंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने गांधी को देख लिया, जिनके बारे में सुने हम तो थे नहीं। जो नियरेस्ट में गांधी को देख के समझ सकता था, उस 1.5 सेकंड के खिड़की के अंदर इसी बनारस में हमने जो नेल्सन मंडेला को देखा, मान लिया, देख लिया। जो लोग साउथ अफ्रीका नहीं गए हैं, अगर आप जाएं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो रॉबिन आइलैंड आप जरूर जाएं, और एक तीर्थ यात्रा की तरह से ही है, और जड़ों की ओर आना आप आए, ये भी किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। पूरब जिसे कहते हैं, हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल है। दीदी बहुत अच्छा लगा आपने बोला है, जो बात तो संस्कृत में एक श्लोक है ना कि अपने परिवार के लिए अपना त्याग करो, गांव के लिए परिवार का त्याग करो, प्रांत के लिए गांव का, देश के लिए प्रांत का, और समस्त मानवता के लिए सब कुछ त्याग करो। मुझे लगता है कि जब हम लोग आते हैं, बहुत माइक्रो लेवल से मैक्रो की ओर जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटीज जो है वो इवॉल्व होती जाती है। अब मैं तो पैदाइशी बनारसी हूँ, पहली आइडेंटिटी बनारस की आती है, लेकिन जैसे ही अब मैं इस देश में नहीं रहता, करीब 15 वर्ष हो रहे हैं मुझे बाहर रहते हुए, लेकिन बाहर जाकर के अपनी पूर्विया आइडेंटिटी को खंगालने की कोशिश करता हूँ।
उससे ऊपर और निकलता हूँ तो भाषागत उसमें हिंदी और उर्दू ये भी शामिल होती है, क्योंकि थोड़ी परवरिश मेरी लखनऊ की रही और जहां जहां जाता हूँ वहां पे लोग जब मिलते हैं तो हम लोग अंत में घूम फिर के मुझे लगता है कि आप आते हैं भाषा के ऊपर। भाषा के जुड़ाव से बड़ा मेरे ख्याल से कोई फेविकॉल का वो नहीं जिस चीज के ऊपर। और इस जड़ से जुड़ने की प्रक्रिया में राजनीति का अपना एक स्थान होता है। पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, ये भी उसी का हिस्सा होता है। आज उन्होंने मुझे जब विषय दिया, विवेक जी ने पहले ही बोला था कि हम पूर्वांचल और पूर्वांचल से जुड़ी हुई राजनीति की बात करेंगे, तो मैं सोचने लगा कि पूर्वांचल की किस राजनीति की हम बात करेंगे, हम कहाँ पे जाके रुकेंगे, 47 या 47 से पहले जाएंगे तो कितना पहले जाएंगे, और फिर अंत में जाते जाते मैं पहुंच गया सीधे मुंडे मुंडे मदर बिंद्रा, और अंत में महामहिम चाणक्य के ऊपर तक्षशिला से उठ करके जो इस पूर्वांचल में आए और दुनिया का पहला रिपब्लिक जो उन्होंने स्थापित किया, राजनीति की जो संकल्पना वहां से शुरू हुई, मुझे लगता है कि पूरे इस पूरब की थाती है वो राजनीतिक समझ और चेतना। यहाँ आने से पहले मैं अभी कुछ दिन, बिहार के चुनाव चल रहे हैं तो सहज है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सारे पत्रकार इस समय वहीं पर, हम भी वहीं पे थे, और देखते समझते समझते मुझे एक चीज समझ में आई, एंड आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू ऑल माय फ्रेंड्स who come from non-Hindi side of Indian politics, because these days it's very fashionable now to take a line of anti-Hindi as a political line because it serves. एंटी-हिंदी कह लीजिए, माइग्रेशन कह लीजिए, जो भी कहना चाहें, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब पूरब का आदमी कहीं जाकर के खटता है, पसीना खपाता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, तो वो बाहरी नहीं होता, वो आके अपने कर्मों से आगे बढ़ रहा होता है। आपकी अकर्मण्यता जो है वो उसमें साझीदार होती है। वो सफल इसलिए भी है क्योंकि वो कर्मठ है, वो सफल इसलिए भी है क्योंकि आप अकर्मण्य हैं। तो अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमी को छिपाने की खींच पूरब पे मत निकालिए। दूसरी चीज, तमिलनाडु के एक हमारे राजनेता से मेरी बातचीत हो रही थी व्यक्तिगत रूप से। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप लोग क्यों स्टैंड इस तरीके का ले रहे हैं। बम्बई में हमने 60-70 के दशक में प्रवासियों के ऊपर राजनीति का पूरा दौर था। आज हुआ क्या, अंत में घूम फिर के बिना छठी मैया के जुहू के पूजन के मत्था टिका है, किसी की पॉलिटिक्स बम्बई में चल नहीं सकती। तो हर किसी को अपनी लाइन लेंथ सबको बदलने से मजबूर होना पड़ गया। ठीक है, पंजाब में अब उसी तरीके की बात हो रही है। कभी जितनी कोशिश कर लीजिए, पंजाब देश का सबसे समृद्ध राज्य था, इतने सालों में केवल उस समृद्धि का गलत हिस्सा विदेश से कॉपी करके नशे में झूमने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। आज आपके खेत के बीज हमारा पूरब का आदमी डालता है तो आपकी फसल लहलाती। अब आप बोलेंगे ये आदमी यहाँ नहीं रहेगा, वोट नहीं डालेगा, ये आपकी मजबूरी, आपकी समस्या है। जो बिहार में हुआ, जो बम्बई में हुआ, वो आपको बहुत सारे देश के महानगरों में जल्दी दिखाई देगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी हो चुका है। मजाक में कहते हैं ना, नाना दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। तो हम सारे दुखिया जमुना पार में ही बैठे हैं। तो दिल्ली तो बदल चुकी है, बम्बई बदल चुकी है, धीमे धीमे बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन स्वीकार्यता नहीं आ रही। तो मैंने उन तमिलनाडु के अपने मित्र से कहा कि आपको पता है, तमिलनाडु में, चेन्नई में मैं सड़क पे निकल जाऊं और मैं बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पूछूं, 10 में से 9 लोग नाम नहीं बता पाएंगे। बिहार में चलिए, सड़क पे पूछिए आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स, 10 में से 9 आदमी आपसे ज्यादा बेहतर बता देगा। इस पूरब की जो राजनीतिक चेतना है पूरी,
the kind of consumption of general knowledge and political knowledge that they have, I can guarantee you, you go out in this entire eastern belt, most probably, they would have more information on Mamdani's election in New York than any of the elite living in Mumbai and Delhi and any other metropolitan city. ये सच्चाई है। अब जिसकी राजनीतिक चेतना इतनी ज्यादा हो, उसकी राजनीति को आपने एक आदत बना ली है हेय दृष्टि से देखने की, बिना ये सोचे कि इस देश में जितने राजनीतिक आंदोलन बड़े खड़े हुए हैं ऐतिहासिक रूप से और आजादी के बाद से, उनकी मूलभूत प्रेरणा, उनकी जड़ कहीं ना कहीं यही पूरक था। जयप्रकाश आंदोलन नहीं होता तो 77 नहीं होता, 77 नहीं होता तो 89 नहीं होता, 89 नहीं होता तो 99 नहीं होता, 99 नहीं होता तो 2014 भी नहीं होता। आप कहीं से कुछ घुमा लीजिए, जैसे देखना हो देख लीजिए। जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना, एक तरफ से डंडा पड़ता है कर, क्योंकि देश समाज और काल की परिकल्पना सबको नहीं होती। लोग सोचते हैं तुरंत में, जबकि जो बदलाव आते हैं वो दशकों तक चलते हैं, सदियों तक दिखते हैं। तो पूरब की राजनीति और पूरब की राजनीति से निकले हुए चीजों का जो बदलाव है वो पूरी तरीके से देश को प्रभावित करता ही है, वो किए बगैर रह ही नहीं सकता। और इसमें उस छवि की भी राजनीति शामिल है जिसके कारण हमारी पूरबिया राजनीति या छवि बदनाम की जाती रही है, वो छवि भी शामिल है। मैंने बहुत पहले एक बार इस बात को लाइव टेलीकास्ट में बोला था। एक कार्यक्रम हुआ था एक बड़े चैनल पे, जिसमें उन्होंने पूरा फोकस किया था केवल पूरब से आने वाले माफिया किस्म के पॉलिटिशियन, जिनका सारा काम इससे ही चलता है। मैंने उस समय एक चीज बोली थी कि ये बात सच है आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात को भी एनालाइज करने की कोशिश की कि अपने क्षेत्र में क्या वो केवल और केवल दबंगई या केवल डर के कारण जीतते हैं, या क्षेत्र की जनता के साथ में उनका कुछ रॉबिन हुड जैसा एक संवाद होता है, उनके ऊपर एक विश्वास होता है जिसमें वो उपलब्ध रहते हैं, जिसके कारण भी जीतते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर और आतंक नहीं है, लेकिन केवल डर और केवल आतंक है ऐसा नहीं। आप आज की तारीख में जो सीखना चाहें, और मैं बस पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए वो लोग जितने कर लेते हैं, डराने धमकाने वाले लोग, उतने शरीफ चुने हुए लोग नहीं करते, जाते भी नहीं। ठीक है ना? तो तमाम मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन पूरब की राजनीति जो है ये गोमुख है इस देश की राजनीति की गंगा की। ये बात मैं पूरी संजीदगी के साथ में कह रहा हूं, और इसका आपको नमूना ईश्वर ने चाहा तो अगले 10-15 दिन के अंदर दिख जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है, चुनाव में नीतीश कुमार हारे बिहार में या जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जनरेशनल पॉलिसीज क्रिएट करने के नाम पर उस व्यक्ति ने जो लाइन खींची है, वो आने वाले सालों में भारत में जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहता है उसे सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये जो 10,000 वाली स्कीम आप सुन रहे हैं ना, ये एकनाथ शिंदे वाला पैसा नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान वाला पैसा नहीं है, ये हेमंत सोरेन वाला पैसा नहीं है जो ट्रांजैक्शनल है कि हमने एक बार पैसा डाल दिया और महिलाएं हमको निकल के वोट दे देंगी। ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज में और जनरेशनल पॉलिसी में बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि जनरेशनल पॉलिसी में हार जीत की चिंता किए बगैर नीतीश कुमार 25 साल पहले लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति देना शुरू करते हैं। 20 साल पहले उनके माँ बाप को ग्रेजुएशन करने पे, लड़कियों के ग्रेजुएशन करने पे माँ बाप को 50,000 रुपए देते हैं कि आप आगे की पढ़ाई, शादी ब्याह इसके लिए आप कीजिए। वो जो बच्ची
20 साल पहले साइकिल लेके स्कूल जा रही थी, वो आज 2 बच्चों की माँ है, गृहस्थिन है, और अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसके अकाउंट में जब 10,000 जा रहा है, नीतीश कुमार से उसका कनेक्ट फादर फिगर की तरह से है, नेता का नहीं है। कल जो ऐतिहासिक टर्नआउट आपको दिखा है महिलाओं का, 8% का गैप इस देश के इतिहास में पहली बार रजिस्टर हुआ है। इतना बड़ा गैप। Female turnout in Bihar yesterday was 8% more than the male turnout. और वो कास्ट एग्नोस्टिक है, वो रिलीजन एग्नोस्टिक है। जिस तरीके से आप पूरब की, बिहार की राजनीति को समझाने के लिए आतुर रहते हैं कि जाति के बगैर कुछ होगा नहीं करें। वो जो लड़की, जो महिला, जो माँ लाइन में खड़ी है ना, वो जाति देख करके नहीं खड़ी है, वो ये याद करके खड़ी है कि मैं जब बच्ची थी मुझे साइकिल मिली थी, और अब जो पैसे मिले हैं मैं इससे सब्जी का ठेला लगाऊंगी और अपनी बच्ची को कॉलेज तक लेके जाऊंगी। ये जनरेशन है। तो नीतीश कुमार जीते हारे ये भविष्य का अलग, लेकिन वो 25 साल की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं, और देश की राजनीति उनके बगैर न हिल पा रही है न डुल पा रही है। ये प्रासंगिकता अपने आप में पूरब को डिफाइन करती है, मेरा ये मानना। आने वाले समय में आप पाएंगे कि इस जनरेशनल पॉलिटिक्स का असर, रिगार्डलेस ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट, मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो उसकी हेडलाइन अलग तरीके की बनेगी। मैं बार बार इसलिए रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट को अपनी ओर से लगा रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेगी, उसके ऊपर असर डालेगी। तो इस पे चर्चा हम लोग अलग करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ बुलाने के लिए पूजा जी, विवेक जी, बहुत सारा आभार। अभी तक मैं केवल भारी था, अब आभारी हो गया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जड़ से जुड़ने की इस प्रोसेस में जब जब आप कहेंगे हमको, तो जैसा उन्होंने बोला अंजन जी ने, मौका ढूंढते हैं वापस आने का, कोई बस बोल भर दे कि आइए तो देखिए कैसे आते हैं। बहुत बहुत Thank you so much, sir.